साईं आईएएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, ये है हमारी स्पेशल क्लास एसएससी जीडी के लिए, ठीक है, जो कि एसएससी जीडी में आपको जीएस के या जीके के 20 क्वेश्चन करने के लिए आएंगे। तो जो 20 क्वेश्चन एसएससी में आपको करने के लिए आएंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट होंगे, ठीक है। आप अगर हमारी क्लास लगातार देखते हैं, आप चीज़ों को समझ के चलते हैं, तो यहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम में। बहुत सारे क्वेश्चन आपको हूबहू यहाँ से देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। इस क्लास में देखिए, हम आपको बता दें, इस क्लास में आपको पीडीएफ मिलेंगी, ठीक है, और एक हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है, उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उस पर जब आप जाएंगे, उसको डाउनलोड करेंगे, है ना, तो वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज़ भी मिलेगी, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ भी वहाँ पर आपको मिलेगी, ठीक। सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे आपको और एक निश्चित सिलेबस कराएंगे। ये नहीं कि अथा सिलेबस करा दिया, जो आया लिखो, ऐसा नहीं है। एक सीमित कंटेंट आपको मिलेगा जो एसएससी जीडी ओरिएंटेड होगा, ठीक है। तो चलते हैं सफ़र पर और पहली क्लास जो है अटेंड करते हैं बिना देर किए और मुलाकात करेंगे, ठीक है, जब एग्ज़ाम होगा और जब वहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ भैया की क्लास जो हमने पढ़ा वो हमें मिला, ठीक है। तो एक विश्वास रखिए, आपको बहुत सारे सवाल मिलने वाले हैं। क्वेश्चन की मेरिट के आधार पर हम सवालों को देखेंगे, ठीक है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन वह पहले या पहली भारतीय गायक या गायिका हैं जिन्होंने लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति दी है, ठीक है। कौन है वो जिन्होंने लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति दी है? ऑप्शन है AR रहमान है, ऑप्शन B आशा भोसले हैं, ऑप्शन C लता मंगेशकर हैं, ऑप्शन D KJ येसुदास है। 4 विकल्प आपके सामने बेटा, ठीक है। तो इसका जो बेटा सही जवाब है, इस सवाल का जो सही आंसर है वो है लता मंगेशकर। लता मंगेशकर जो हैं वो पहली ऐसी भारतीय गायिका रही हैं, ऐसी पहली भारतीय गायिका रही हैं, हाँ, जिन्होंने लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति दी है। प्रस्तुति देने का मतलब ये है कि वहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस दी थी। तो हाँ, लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में, तो रॉयल अल्बर्ट हॉल लंदन का शाही हॉल है, वहाँ पर उन्होंने परफॉर्मेंस अपनी दी थी, ठीक है। तो ये तो हमारा सवाल का हो गया आंसर। अब चूँकि लता मंगेशकर एक बड़ा नाम है, ठीक है, बड़ा नाम है संगीत की दुनिया का, गायकी की दुनिया का, तो उनसे जुड़े हुए सवाल एग्जामिनर मालूम कर लेगा आपसे, ठीक है। तो और विशेष क्या क्या है देखिए लता मंगेशकर के बारे में। तो लता मंगेशकर के बारे में जो विशेष है वो ये है, लता मंगेशकर के बारे में विशेष देखिए ये है कि उनका जो उपनाम है, लता मंगेशकर का जो उपनाम है, उपनाम का मतलब उन्हें और किस किस नाम से जाना गया, उन्हें स्वर साम्राज्ञी कहा गया है। स्वरों की जो स्वर होते हैं ना, संगीत के जो सुर होते हैं, स्वर होते हैं, आवाज़ जिसको हम बोल रहे हैं, उसकी वो साम्राज्ञी हैं, ठीक है। राष्ट्र की आवाज़ किसे कहा गया है? तो लता मंगेशकर को। स्वर कोकिला किसे कहा गया है? लता मंगेशकर को, स्वर कोकिला। और इन्हीं को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोला गया है। एक इनका और नाम आता है, इनको कहा जाता है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है, हाँ, किसको? लता मंगेशकर को। और देखिए किस कला से वो जुड़ी हुई थी, उनकी कला कौन सी है? तो वो पार्श्व गायिका हैं, अर्थात प्लेबैक सिंगर। बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने
गाने गाए हैं। मार्च 1974 में इन्होंने लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति दी। ऐसा करने वाली ये प्रथम भारतीय गायिका हैं, भारत की पहली महिला गायिका जिसने लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति दी थी। ठीक है, उनका नाम है लता मंगेशकर। ठीक, भारत सरकार के द्वारा उनको कौन कौन से सम्मान मिले हैं, तो देखिए उनको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले थे। 1972 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला, 1975 में मिला, 1990 में मिला। पद्म भूषण कब मिला था, तो 1969 में पद्म भूषण मिला। दादा साहब फाल्के पुरस्कार उनको मिला 1989 में। पद्म विभूषण मिला 1999 में और भारत रत्न मिला 2001 में। अब इन सभी पुरस्कारों की हम बात करें तो आपको इन पुरस्कारों में से ये वाला नंबर याद रखना है बस, कि लता मंगेशकर को भारत रत्न कब मिला था, ये आपको याद रखना है। इनको याद रखने से की कोई ज़रूरी नहीं है, मैंने मेंशन कर दिया है कौन कौन से उनको सम्मान मिले हैं। तो पद्म भूषण, पद्म विभूषण है ना, दादा साहब फाल्के, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न भी उनको मिला 2001 में। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अच्छा सवाल था अल्बर्ट हॉल में। कह रहे हैं कि प्रसिद्ध कृति अर्थशास्त्र का श्रेय निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय विद्वान और रणनीतिकार को जाता है। सिंपल सी बात ना कह के इन्होंने बात को बेटा घुमा दिया। इन्होंने कहा है कि प्रसिद्ध कृति अर्थशास्त्र एक कृति, एक रचना है ना, का श्रेय निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय विद्वान और रणनीतिकार को जाता है। तो कौन है जिसने अर्थशास्त्र को लिखा है? ऑप्शन है वाल्मीकि, ऑप्शन है चाणक्य, ऑप्शन है पाणिनि, ऑप्शन है कालिदास। ठीक है, तो कौन है वो जिन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक को लिखा है? तो उनका नाम है चाणक्य, या उनको बेटा कहते हैं कौटिल्य, या उनको कहते हैं विष्णुगुप्त। ठीक है, अब देखो क्या क्या इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन जो और पूछे जा सकते हैं। इसका मतलब एग्जामिनर चाहता है कि आपको कुछ इम्पोर्टेंट पुस्तक और उनके लेखकों के नाम पता होने चाहिए। ठीक है, तो थोड़े थोड़े करते हुए हम लोग पढ़ेंगे और जब एग्ज़ाम के एंड तक पहुंचेंगे तो ढेर सारा कंटेंट हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं बेटा क्या क्या इम्पोर्टेंट है। यह है पुस्तकें और उनके लेखक। पुस्तक और लेखक जैसे लिखा हुआ बेटा, ये लिखा हुआ है एक पुस्तक है रामायण। तो रामायण चूँकि एक पुस्तक है और सब बच्चों को पता है कि रामायण जो पुस्तक है उसको किसने लिखा है, तो रामायण को लिखा है महर्षि वाल्मीकि ने। संस्कृत भाषा में रामायण को लिखा गया है महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। अर्थशास्त्र चूँकि एक राजनीति की किताब थी, उसको लिखा था चाणक्य ने। ठीक है, अष्टाध्यायी जो संस्कृत ग्रामर की पहली किताब में बताई जाती है उसको लिखा पाणिनि ने। संस्कृत ग्रामर की पहली किताब बताई जाती है अष्टाध्यायी। मालविका अग्निमित्रम इम्पोर्टेंट है और इस किताब को लिखा कालिदास ने। बहुत बार किताब आई है मालविका अग्निमित्रम, और ये जो है नाटक है और कालिदास की पहली रचना यही है। ये भी सवाल ऐसा पूछा जाता है कि बताओ इनमें से कौन सी पुस्तक कालिदास ने लिखी थी पहली, कालिदास की पहली पुस्तक कौन सी थी? तो मालविका अग्निमित्रम। आपको पता होगा कि देखिए पुष्यमित्र शुंग का एक बेटा है जिसका नाम है अग्निमित्रम, और एक वहाँ नौकर की बेटी है जिसका नाम है मालविका। तो कालिदास ने बताया है कि उस नौकर की बेटी मालविका से अग्निमित्रम को प्रेम हो जाता है। ठीक है, वो उसके प्रेम में पड़ जाता है। तो मालविका जो कि वो नौकर की बेटी है और अग्निमित्रम जो कि एक राजा है, और वो मालविका की जो मतलब खूबसूरती है, सुंदरता है, उससे प्रभावित होता है और वो उससे प्रेम करता है ना। तो ये नाटक एक प्ले है, इसी को लिखा है मालविका अग्निमित्रम के नाम से। किसने? कालिदास ने। और बताया जाता है कि वो लड़की जो नौकर की बेटी है, वो जब
आखिर में पता चलता है ना, कि वो जो है एक राजा की बेटी है, वो भी एक राजकुमारी है। ठीक है, तो सस्पेंस रखा है कालिदास ने इस नाटक में। तो कालिदास की पहली रचना का नाम बताओ, तो मालविका अग्निमित्रम। याद रखेंगे बेटा, मालविका और अग्निमित्रम के बीच की प्रेम कहानी है, कालिदास ने संस्कृत में उसको लिखा है। एक है अभिज्ञान शकुंतलम, ये भी नाटक है कालिदास का। अभिज्ञान शकुंतलम भी कालिदास का एक नाटक है। अभिज्ञान शकुंतलम में आपने सुना होगा कि देखिए, एक राजा हुआ करते थे, जिन राजा का नाम था दुष्यंत। ठीक है, वो दुष्यंत जो है एक बार शिकार खेलने के लिए वन में गए, जंगल में गए, वन में गए, तो उन्हें जो है एक ऋषि की बेटी शकुंतला से प्रेम हो जाता है ना, और वो वन में ही उनसे गंधर्व विवाह कर लेते हैं। ठीक है, शिकार खेल के वो वापस आ जाते हैं और निशानी के तौर पर वो अपनी एक अंगूठी शकुंतला को दे देते हैं। ठीक है, शकुंतला के जो पिता हैं वो जब ये सब देखते हैं तो वो शकुंतला को डांटते हैं, फटकारते हैं, क्योंकि वो उन्हें छोड़ कर राजा दुष्यंत जो थे वो वापस आ गए थे। कहाँ? अपने राजपाट में। शकुंतला के गर्भ से एक बेटे का जन्म होता है और उस बेटे का नाम रखा जाता भरत। क्या नाम रखा जाता? भरत। उसके बेटे का नाम भरत है। शकुंतला अपने बेटे को लेकर राजा के पास जाती है और कहा जाता कि वो एक बार राजा ने कहा था कि अगर तुम ये अंगूठी मुझे याद दिलाओगी, अंगूठी दिखाओगी तो मुझे सब याद आ जाएगा। वो अंगूठी मछली निकल जाती है जो शकुंतला को दी गई थी। तो किस तरीके से शकुंतला जो है अपने बेटे भरत को अपने पति दुष्यंत से उसका हक दिलाती है, या उनके बीच में प्रेम प्रसंग है, उसको कालिदास ने लिखा है अभिज्ञान शकुंतलम के नाम से। और ये किताब कालिदास को एक संस्कृत का महान लेखक बनाती है। ठीक है, चलिए देखिए, एक और नाटक है कालिदास का, और वो नाटक है विक्रम उर्वशीय। विक्रम उर्वशीय, ठीक है, तो ये भी एक प्ले है, ये भी एक नाटक है। एक राजा है विक्रम और स्वर्ग की एक अप्सरा है जिसका नाम है उर्वशी। आपने सुना होगा, स्वर्ग की एक अप्सरा है उर्वशी। तो राजा विक्रम और उर्वशी के बीच में जो प्रेम प्रसंग है उसको लिखा गया है विक्रमो उर्वशीय के नाम से कालिदास ने। तो कालिदास के 3 नाटक हैं। पहला कौन सा था? मालविका अग्निमित्रम। दूसरा कौन सा था? अभिज्ञान शकुंतलम। और तीसरा है विक्रम उर्वशीय। ठीक है, उम्मीद है चीज़ें आपको धीरे धीरे करके समझ में आ रही होंगी। कालिदास ने 3 नाटक लिखे हैं। कालिदास ने 2 महाकाव्य लिखे हैं। कालिदास ने 2 महाकाव्य लिखे हैं। कालिदास का एक महाकाव्य है कुमार संभव। कुमार संभव ये कालिदास का महाकाव्य है, और कालिदास अपने इस महाकाव्य में शिव और पार्वती की प्रेम कहानी को लिखते हैं कुमार संभव में। ठीक है, रघुवंशम भी उनका एक महाकाव्य है, और ये कालिदास जो है उसको लिखते हैं रघुवंशम में। रघुवंशम भगवान राम के जो वंशावली है, राम से पहले जो राजा हुए उन सबकी वंशावली पर आधारित किताब है, महाकाव्य लिखा है रघुवंशम। ठीक है, तो एक नाम है कुमार संभव और एक का नाम है रघुवंशम। 2 खंड काव्य लिखे हैं। खंड काव्य क्या क्या लिखे हैं? एक है मेघदूतम। मेघदूतम कालिदास की एक रचना है, मेघदूतम खंड काव्य है। याद रखेंगे, खंड काव्य है। ठीक है, इसमें खंड काव्य है मेघदूतम के नाम से। मेघदूतम में क्या है? कालिदास देखिए अपने ज़माने में जब वो लिखते होंगे तो क्या उन्होंने सोच के लिखा है। आपने देखा होगा कि पहले प्रेम के संदेश जो थे कबूतर के गले में चिट्ठी बांध के पहुँचाए जाते थे। ठीक, दौर बदला तो दूत जो थे राजा महाराजाओं के ज़माने में प्रेम का पत्र लेकर जाते थे, है ना। अब प्रेम पत्र आपको पता है सोशल मीडिया पे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, है ना, इंस्टाग्राम, तमाम चीज़ें आ गई हैं। लेकिन कालिदास ने एक अलग सोच रखी है। वो कहते हैं कि अपने प्रेम के शब्दों को बादलों पर लिखकर प्रेमिका के लिए भेजा गया है। आप समझिए कि क्या कल्पना करी है कालिदास ने, है क्या कल्पना कालिदास ने करी है कि मेघदूतम, मेघ बादलों को दूत बनाया है, बादलों पर लिखा गया है, किसी के लिए मैसेज छोड़ा गया है।
ठीक है, बादल जा रहे हैं। तो ये मेघदूतम उसी पर किताब है, बड़ी अच्छी किताब कालिदास ने लिखी है, खंड काव्य है। ऋतु संहारम, हाँ, इसमें ऋतुओं का वर्णन है, भारतीय ऋतुओं का वर्णन है ऋतु संहारम में, ठीक है। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा। मैंने बताया, देखिए, रामायण को लिखा महर्षि वाल्मीकि ने, अष्टाध्याय को लिखा पाणिनि ने, है ना, अर्थशास्त्र को लिखा चाणक्य ने। कालिदास की किताबें मैंने आज आपको 7 कराई हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है, इसी वजह से मैंने आपको लिखवाई है कि आप याद कर लें। जैसे मैंने बताया है, 3 नाटक हुए हैं, पहला मालविकाग्निमित्रम, दूसरा अभिज्ञान शकुंतलम और तीसरा विक्रम उर्वशीय। 2 महाकाव्य लिखे गए हैं, कुमार संभव और रघुवंशम। 2 खंड काव्य लिखे गए हैं, मेघदूतम और ऋतु संहारम, ठीक है। जीडी में आप इतना पढ़ते हुए चले जाओगे, समझ लो पेपर आपका 80-90% सोल्व हो जाएगा। ये कह रहे हैं, अगले सवाल की तरफ बेटा हम चलते हैं। तो कह रहे हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं जिन्हें समूह कहा जाता है। जो आवर्त सारणी है, उस आवर्त सारणी में कितने समूह आते हैं? तो 18। और कितने क्षैतिज पंक्तियां होती हैं जिन्हें आवर्त कहा जाता है? तो कह रहे हैं आवर्तों की संख्या बताओ। आवर्त सारणी में वर्ग या समूह तो होते हैं 18, तो कितने आवर्त होते हैं ये पूछ रहे हैं। आपने 9th में 10th में आवर्त सारणी के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। कह रहे हैं 7 होते हैं, 6 होते हैं, है ना, 12 होते हैं या फिर 8 आवर्त होते हैं। तो याद रखो 18 वर्ग होते हैं और 7 आवर्त होते हैं। कितने? 7 आवर्त होते हैं। इससे मिले जुले सवाल आपसे कुछ इस तरह से और पूछ लेगा। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, इनको भी देख लिया करो, ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसा आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे माना गया है? आधुनिक आवर्त सारणी का जनक, ठीक है, किसे माना गया है? तो मेंडलीफ को। मेंडलीफ को आधुनिक आवर्त सारणी का जनक, आधुनिक आवर्त सारणी का जनक माना गया है मेंडलीफ को। समूह की संख्या कितनी है? समूह को वर्ग भी कहते हैं बेटा। समूह की संख्या कितनी है? तो 18। जो इस तरह से आवर्त सारणी देखेंगे तो खड़े कॉलम हैं, ठीक है, इस तरह से उन्हें क्या बोला गया है? 18 खड़े कॉलम को, ऊर्ध्व स्तंभ को समूह या वर्ग बोला गया है। आवर्तों की संख्या कितनी है? तो आवर्त होते हैं बेटा आवर्त सारणी में 7, तो 7 आवर्त और 18 वर्ग हैं। इस तरीके से क्षैतिज लाइन आपको मिलेंगे। जैसे इसमें 1 2 3 अगर मैं देखूं तो 3 खड़े कॉलम है, 3 वर्ग हो गए, और 1 2 ये 2 क्षैतिज कॉलम हो गए, है ना, इनको बोला गया आवर्त। आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया था? तो आधुनिक आवर्त नियम दिया था बेटा हेनरी मोजले ने। मोंजले ने आधुनिक आवर्त नियम दिया था, ये याद रखें, मोंजले का आधुनिक आवर्त नियम। तो देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी का जनक है मेंडलीफ। आधुनिक आवर्त नियम दिया था हेनरी मोंजले ने। और बेटा आवर्त सारणी में 18 वर्ग या समूह होते हैं और आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 7 आवर्त। चलिए अगले सवाल की तरफ बेटा हम लोग चलें तो हम देखेंगे, कह रहे हैं कि मेजर ध्यानचंद ... के खेल में एक जाना माना नाम है। मेजर ध्यानचंद, हाँ, एक जाना माना नाम है किन खेलों का? किन खेलों का जाना माना नाम है? ऑप्शन है टेनिस, ऑप्शन है हॉकी, ऑप्शन है फुटबॉल, ऑप्शन है क्रिकेट। तो आप सब बच्चों को पता होगा कि मेजर ध्यानचंद खिलाड़ी रहे हैं हॉकी के। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद, है ना, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, ये बात है मेजर ध्यानचंद के लिए, ठीक है। लोग हॉकी का जादूगर या दद्दा कहते थे उनको प्रेम से। बहुत बड़े किरदार, बहुत बड़ा नायक हॉकी का मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद, अब देखो मेजर ध्यानचंद एक ऐसा स्टेप है जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि मेजर ध्यानचंद का जन्म कब हुआ था? तो 29 अगस्त को हुआ था। और उनका जन्म दिवस किस रूप में सेलिब्रेट किया जाता है? तो उनका जन्म दिवस सेलिब्रेट किया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में। उनका जन्म कहाँ हुआ था? प्रयाग में, है ना। उनकी आत्मकथा का नाम क्या था? ठीक है, उनकी आत्मकथा का नाम था गोल। मेजर ध्यानचंद।
मेजर ध्यानचंद टीम के मेंबर रहे और लगातार 3 वर्षों तक हमने हॉकी में ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि मेजर ध्यानचंद वो टॉपिक है जहाँ से तमाम सवाल बने हैं अच्छे अच्छे। देखिए लिखा हुआ है कि जो मेजर ध्यानचंद हैं उनका जन्म, तो मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ है प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश में। मेजर ध्यानचंद का जन्म कब हुआ है? तो 29 अगस्त 1905 को। और मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस किस रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली बार राष्ट्रीय खेल दिवस हमारे यहाँ मनाया गया था 2012 में। ठीक है, मेजर ध्यानचंद का उपनाम क्या है? तो हॉकी का जादूगर। किसे कहते हैं? मेजर ध्यानचंद को। उनकी आत्मकथा का नाम क्या है? तो उनकी आत्मकथा, हाँ देखिए, ये 3 बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम के सदस्य रहे, या तो कप्तान रहे या फिर खिलाड़ी रहे। लगातार ओलंपिक में 3 बार हमने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, तो कौन कौन से वर्ष? 1928 में एम्स्टर्डम, जो कि नीदरलैंड की राजधानी है। 4 साल बाद फिर हुआ 1932 में लॉस एंजलिस, अमेरिका में। 4 साल बाद 1936 बर्लिन, जर्मनी में। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने क्या करा है, इस तरह से बेटा, हाँ 3 बार वो या उनकी टीम जो है गोल्ड मेडल जीती। कहाँ? हॉकी में, ओलंपिक में। उनकी आत्मकथा का नाम मैंने बताया था, उनकी आत्मकथा का नाम है बेटा गोल। पेपर में आया था ये सवाल भी कि गोल किसकी आत्मकथा है? तो मेजर ध्यानचंद की। सम्मान उन्हें कौन सा मिला? तो पद्म भूषण का सम्मान मिला 1956 में, और उपाधि उनको दी गई सेना में मेजर की। ये भी सवाल आया था एक बार कि हाँ किस खिलाड़ी को मेजर की उपाधि दी गई थी? तो मेजर ध्यानचंद को। ठीक है, सम्मान पद्म भूषण का मिला 1956 में। आत्मकथा का नाम था गोल। 1928 एम्स्टर्डम, 1932 लॉस एंजलिस, 1936 ठीक है, हाँ बर्लिन, ओलंपिक में गोल्ड मेडल उन्होंने जीता। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ रही होंगी। देखिए दुनिया भर की बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं है ना। उतना पढ़ें जितना सेलेक्टेड हो एग्ज़ाम के लिए, जितने से आपका एग्ज़ाम निकल जा, जिससे आपके जो क्वेश्चन है वो मिल जाए आपको। इस तरह से हम इसमें करंट को भी अपडेट करते हुए चल रहे हैं, है ना। करंट भी हम लोग जो है इसमें लगा रहे हैं। करंट से जुड़े हुए मुद्दे भी हम थोड़ा अच्छे से पकड़ के चल रहे हैं ताकि क्वेश्चन आए तो वो छूटे ना। ठीक है, ये कह रहे हैं कि ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है। कितना शानदार और अच्छा सवाल है। ठीक है, बहुत शानदार सवाल है। ओलंपिक के एक ही संस्करण में, ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनने का रिकॉर्ड किसके नाम हो गया है? मनु भाकर, कर्णम मल्लेश्वरी, पीवी सिंधु, मीराबाई चानू। ठीक है, तो एक ही ओलंपिक में, हाँ एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली महिला, पहली भारतीय महिला, सॉरी। आपने नाम सुना होगा पीवी सिंधु का। लगातार 2 ओलंपिक में 2 मेडल उन्होंने जीते थे पीवी सिंधु ने। ठीक है, एक रियो ओलंपिक 2016 में और टोक्यो ओलंपिक 2020 में उन्होंने 2 मेडल जीते लगातार। वो 2 अलग अलग ओलंपिक थे। इसमें कह रहे हैं एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो बेटा उनका नाम है मनु भाकर। इम्पोर्टेंट सवाल है ये, हमने करंट का सवाल भी देखो इसमें ऐड कर दिया, और इस वजह से ऐड करा क्योंकि ये जो सवाल हैं इस टाइप के ये एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है, हम उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे जिस पैटर्न को एग्जामिनर फॉलो करता। ठीक है, चलिए अब चूंकि ये बात तो चलो हमें पता चल गई कि मनु भाकर जो है पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है जिन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं। अब थोड़ा सा चूंकि ओलंपिक की बात चली है तो थोड़ा सा मैं आपको और बता दूं जो कि इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। उतना फैक्ट पढ़ लीजिए,
अपने आप सवाल सीधे सीधे एग्ज़ाम में मिल जाएंगे, सीधे सीधे आपको मिल जाएंगे एग्ज़ाम में सवाल देखने के लिए। तो कुछ फैक्ट है बेटा, और वो फैक्ट क्या क्या है देखिए। हम बात कर रहे हैं पहले पेरिस ओलंपिक 2024 की। सवाल ये है कि जो पेरिस ओलंपिक 2024 हुआ, पेरिस ओलंपिक अभी जो 2024 हुआ है, इस पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के कुल पदक कितने हैं? पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने 6 पदक जीते हैं, जिनमें से 1 रजत पदक हमें मिला और 5 कांस्य पदक मिले। मतलब 1 सिल्वर मेडल हमारे हाथ आया और 5 हमने ब्रोंज मेडल जीते हैं। करेक्ट, 5 ब्रोंज हैं। कुल मिलाकर 6 मेडल हमें मिले थे। पिछली बार हमें 7 मिले थे, अब कहीं कम हो गया हमारा। ठीक है, चलिए पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो देखिए पूरी दुनिया में भारत का नंबर जो रहा है वो 70 बन रहा है ना। 7 और 1 मतलब 71वां नंबर भारत का रहा है। जितने भी देश गए थे उन देशों में भारत का नंबर 6 पदक जीतने पर 71 हो गया है। ठीक है, मनु भाकर की बात करें तो मनु भाकर ने क्या करा है? देखिए 10 मीटर एयर पिस्टल में निशानेबाजी है, पिस्टल है, ये पिस्टल लिखा हुआ है, तो पिस्टल में ब्रोंज मेडल उन्होंने जीता था, अकेली थी उस समय वो। मनु भाकर के साथ में सरबजोत सिंह आए और उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में मिश्रित मुकाबले में भी कांस्य पदक जीता। 2 हो गए हैं। हाँ, स्वप्निल कुसाले ने 50 मीटर राइफल्स में ब्रोंज मेडल जीता है, तो तीसरे हो गए स्वप्निल कुशाले। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने हॉकी में ब्रोंज मेडल जीता है। पिछली बार भी हमारी हॉकी को कांस्य पदक ही मिला था, पुरुषों की हॉकी टीम को। ठीक है, नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में पदक जीता। ये गलत लिखा हुआ, कांस्य पदक जीता है उन्होंने, रजत पदक। पिछली बार इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था जैवलिन थ्रो में, नीरज चोपड़ा ने। तो नीरज चोपड़ा को पहले गोल्ड मिला था, अब उनको मिला है सिल्वर मेडल। अमन सहरावत ने 57 किलो भार वर्ग में ब्रोंज मेडल जीता है और वो कुश्ती के क्षेत्र में उनको मिला है। तो ये आंकड़े 2024 के इम्पोर्टेंट हैं और उससे बने हुए कुछ और फैक्ट हैं, उनको भी देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से वन लाइनर सवाल बन जाएंगे कि बताओ अमन सहरावत ने किस क्षेत्र में कांस्य पदक जीता था ओलंपिक में? तो कुश्ती में, है ना। नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल मिला किस क्षेत्र में? तो जैवलिन थ्रो में। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम को कौन सा मेडल मिला है? तो ब्रोंज मेडल मिला है। स्वप्निल कुशाले को कौन सा मिला है? कांस्य मिला है। सरबजोत सिंह को मिला है कांस्य, और मनु भाकर को भी मिला है कांस्य। पदक तालिका की थोड़ी सी हम लोग बात करें तो देखिए, ये जो पेरिस ओलंपिक हुए 2024 में, इसकी पदक तालिका को अगर हम लोग देखें तो ये पदक तालिका आपके सामने नज़र आ रही है। सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल चाइना के नाम है, ये गोल्ड हैं इधर के, ये सिल्वर हैं और ये ब्रोंज हैं। ठीक है, हालांकि सबसे ज़्यादा पदक अमेरिका के नाम है 124, लेकिन सबसे ज़्यादा गोल्ड किसने जीते हैं? अगर सवाल ऐसा आ जाता, सबसे ज़्यादा गोल्ड अमेरिका के नाम है और सबसे ज़्यादा पदक जो हैं वो, सबसे ज़्यादा गोल्ड चीन के नाम है और सबसे ज़्यादा पदक अमेरिका के नाम है। दोनों क्वेश्चन कन्फ्यूज कर देंगे, थोड़ा तैयार रहें। ठीक है, भारत का नंबर, बाकी जापान और देश हैं। भारत का नंबर मैंने आपको बता दिया, भारत का नंबर आता 71, 6 मेडल के साथ में 0 हमारे यहाँ 0 मिला हमें गोल्ड में है 0, सिल्वर में 1 और ब्रोंज में 6। ओलंपिक शूटिंग में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? ये सवाल इम्पोर्टेंट बन जाएगा, याद रख लें। ऐसे सवाल फैक्टों के पूछ लेंगे आपसे वो कि ओलंपिक शूटिंग में पदक जीतने वाली, शूटिंग मतलब निशानेबाजी में पदक जीतने वाली ओलंपिक में पहली महिला शूटर जिसने पदक जीता है उनका नाम है मनु भाकर। ओलंपिक में पहली महिला शूटर कौन सी है भारत की जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है? तो उनका नाम है मनु भाकर। सबसे कम उम्र में, भारत के सबसे कम उम्र के पदक विजेता, ओलंपिक में अब तक सबसे कम उम्र का खिलाड़ी जिसने गोल्ड मेडल जीता है तो उनका नाम है अमन सहरावत। कुश्ती में इनको ब्रोंज मिला था। कुछ थोड़े से फैक्ट हैं जो बाकी हैं। भारत ने ओलंपिक में प्रवेश किया था कब? पेरिस ओलंपिक से, और इसमें 2 सिल्वर मेडल मिले थे हमें, नॉर्मल पिचार्ड ने दिलाए थे।
और चूंकि उस समय हम गुलाम थे, 1900 में आज़ाद नहीं हुए थे, ठीक है। लेकिन सवाल ये बनता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व्यक्ति जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता था, तो उनका नाम है केडी जाधव। केडी जाधव स्वतंत्र भारत के पहले खिलाड़ी, आज़ाद भारत के पहले खिलाड़ी जिन्होंने मेडल जीता था। तो कुश्ती में उनको कांस्य पदक मिला था। और ये सवाल पेपर में बहुत आता है कि स्वतंत्र भारत का पहला खिलाड़ी, हाँ, जिसने ओलंपिक में पदक जीता, तो केडी जाधव। कांस्य पदक मिला था कबड्डी में, कुश्ती में मिला था उनको 1952 में हेलसिंकी में, ठीक है। ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला, तो उनका नाम खूब आता पेपर में, कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक है। हाँ, भारोत्तोलन में वेट लिफ्टिंग में उन्होंने कांस्य पदक जीता था सिडनी ओलंपिक में 2000 में। ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले प्रथम भारतीय, तो उनका नाम है बेटा अभिनव बिंद्रा। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में, हाँ, उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल्स में गोल्ड मेडल जीता था। अब तक व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में दो खिलाड़ी भारत के ऐसे जिन्होंने गोल्ड जीता है, पहला अभिनव बिंद्रा और दूसरा नीरज चोपड़ा। देखिए, सवाल है कि ओलंपिक में सर्वाधिक पदक, अब तक हमने ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीते हैं। तो ओलंपिक में सबसे ज़्यादा पदक हमने जीते हैं हॉकी में, और जिनमें 8 गोल्ड हैं और टोटल मिलाकर 13 हो गए हैं। 8 गोल्ड हैं, 13 पदक हमने जीते हैं सबसे ज़्यादा। और दूसरे नंबर पर आता कुश्ती, कुश्ती दूसरे नंबर पर है, 7 मेडल जीते हैं हमने यहाँ पर, ठीक है। देखिए, ये रिकॉर्ड हैं, याद रखने लायक हैं। और एक क्वेश्चन मैं और बता दूंगा आपको, एक क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं है इसमें, मैं आपको एक और सवाल बता दूं, ठीक है। सवाल बेटा ये है कि देखिए, भारत ने ओलंपिक में कुल पदक जीते हैं, कुल पदक जीते। अब तुम खुद भी हिसाब लगा लो, किसी में 5 मिले, किसी में 6 मिले, किसी में 2 मिले, कुछ तो पीछे ऐसे ओलंपिक में कोई पदक ही नहीं मिला। सबसे ज़्यादा हॉकी में जीते गए हैं 13। तो भारत ने अब तक रिकॉर्ड है हमारा, ये देखो 41, अब तक भारत को 41 मेडल मिले हैं, केवल 41। 1952 में पहली बार हेलसिंकी में हम उतरे थे आज़ाद भारत में, तो उनको मिलाकर 1952 से लेकर 2024 तक हमारे हाथ कितने मेडल आए हैं? मात्र 41, 41 मेडल हमने जीते हैं, ठीक है। उम्मीद है बेटा ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। इस क्लास की जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसका लिंक वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, उसका लिंक भी दिया हुआ है, आप उस लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, और बाकी जो चीज़ें हैं, सब जो चीज़ें हैं आपको मोबाइल ऐप के थ्रू मिलेंगी, ठीक है। मिलते हैं फिर।